निकिता नाना जी के साथ किचन में खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह सोच रही थी कि अगली बार सिद्धार्थ के सामने अगर कुछ कहा तो उसे सोच समझ कर कहना चाहिए। जो कुछ भी कल रात सिद्धार्थ ने उसके साथ किया था, उसे याद करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कुछ कहने पर उसे दिखाता है कि वह क्या कुछ नहीं कर सकता। इन दिनों सिद्धार्थ के साथ रहकर इतना तो समझ गई थी कि सिद्धार्थ के सामने उसका मजाक उड़ाना या फिर उसे गुस्सा दिलाना कोई खतरे से कम नहीं है। उसे कहीं खोया हुआ देखकर नाना जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? निकिता होश में आते हुए बोली, कुछ नहीं है नानू। तभी दरवाजे पर किसी की नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। गौतम जी बाहर आए और उनके पीछे निकिता भी बाहर आई। वह कुछ लोग आए थे। गौतम जी को देखकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। गौतम जी ने पूछा, क्या बात है, आज सुबह सुबह सब? तब उनमें से एक आदमी ने कहा, राजा साहब, फिर से जंगल से वह जानवर बाहर आया है। सारी फसल नाश कर रहा है। इस बार तो हद ही हो गई है। ये वहाँ के नज़दीक जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। गौतम जी को बहुत मानते हैं। गौतम जी वहाँ के लोगों का बहुत मदद किया है। जब से वहाँ रहना शुरू किया था, उससे पहले से ही गौतम जी और उनकी पत्नी वहाँ के लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ बाहर आया। सिद्धार्थ ने पूछा, नानू, ये सब क्या है? गौतम जी ने कहा, हर साल इस समय पर जंगल से वह जानवर बाहर आता है और उनकी सारी फसल नाश कर देता है। ये लोग उनके भरोसे तो जी रहे हैं। पिछली बार हमने उसे डराकर भगा दिया था, लेकिन इस बार लगता है कि मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, तो आप क्या करने वाले हैं? गौतम जी अंदर जाकर उनकी गन लेकर आए और कहा, हंटिंग, उसे मारना। ये देखकर सिद्धार्थ ने कहा, नानू सीरियसली, इस उम्र में नहीं। मैं अपने कुछ आदमियों को बुलाता हूँ, ये काम आसानी से कर लेंगे। तब गौतम जी ने कहा, क्या तुमने अपने नानू को इतना असमर्थ व्यक्ति समझते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे उम्र हो गई है? चलो मैं आज दिखाता हूँ। सिद्धार्थ के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही निकिता बोली, नानू मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी देखना है। गौतम जी ने मुस्कुराकर निकिता से कहा, तो चलो चलते हैं। सिद्धार्थ दोनों को गुस्से में घूर रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उन दोनों का जाना। अगर वे दोनों जा रहे हैं तो सिद्धार्थ कैसे चुप रह सकता था? वह भी उनके साथ चला। नानू का एक पुराना रेड कलर का जिप्सी था। उसमें सिद्धार्थ, गौतम जी और निकिता तीनों बैठ गए और वहां से गांव की तरफ चले। वह लोग भी उनके पीछे। कुछ मिनट में वे लोग खेतों के पास पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद गौतम जी गांव के लोगों के साथ कुछ बातें करने लगे। फिर उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, आप लोगों को पता है ना कि क्या करना है? बच्चे से हिलाते हुए कहने लगे, हाँ हमें पता है। निकिता ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या करना है? तब गौतम जी ने कहा, आपको उस जानवर को ढूंढना है। जानवर मिलने पर आवाज करना है और उसे बाहर लाना है। दूर फील्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ फील्ड तक लाना है। आप लोगों को वहाँ दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के झंडे? झंडे के पास ही रुक जाना है, उसके आगे नहीं जाना। जैसे ही वह जानवर उस झंडे से आगे उस जगह पर आता है जहाँ सफेद झंडा दिखाई दे रहा है, तब मैं उसे शूट करूंगा। निकिता ने कहा, मैं भी चलूंगी बच्चों के साथ। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाली। सिद्धार्थ के मना करने पर निकिता जिद करते हुए बोली, कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, प्लीज मुझे करने दो। देखो बच्चे जा रहे हैं तो मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मुझे मना मत करो। फिर बच्चों के साथ जाने लगी। तब गौतम जी ने उसे रोककर कहा, याद रखना, येलो झंडे के बाहर नहीं आना। हम यहाँ पेड़ के पीछे खड़े रहेंगे। फिर निकिता ने पूछा, नानू मैं पूछ सकती हूँ कि वह जानवर कैसा दिखता है? तब गौतम जी सोचने लगे कि अभी निकिता को कैसे समझाएं, और फिर उन्होंने कहा, समझो कि एक तरह का पिग्स है। निकिता ने ओके कहा और बच्चों के साथ चली। सिद्धार्थ गौतम जी के साथ खड़ा हो गया। निकिता बच्चों के साथ मिलकर उस जानवर को ढूंढ रही थी। तब उन्हें झाड़ियों के पास कुछ आवाज आने लगी, तो सब उस तरफ गए और देखा तो वह छोटा सा खरगोश था। फिर वे दूसरी दिशा में ढूंढने लगे। तब एक बच्चे ने कहा, इस तरफ, इस तरफ। सब उस तरफ भागे। उनके हाथ में लोहे के डब्बे थे और उसे लकड़ी से मार रहे थे, जिस कारण उससे जोर से आवाज आ रही थी। उन बच्चों को ऐसी आवाज करते हुए देखकर निकिता का मन किया कि उसे भी ये करना चाहिए।
उसने एक बच्चे से डब्बे और लकड़ी छीनकर वह भी आवाज करने लगी। आवाज से डरकर जानवर बाहर आ गया तो सब उसके पीछे भागते हुए आवाज करने लगे और जानवर को उस दिशा में भगा रहे थे जहाँ गौतम जी ने कहा। वह सब उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। गौतम जी गन नेम करके खड़े थे। जैसे ही वह जानवर झाड़ियों से निकलकर वाइल्ड फील्ड की तरफ आने लगा जहाँ निशाना बना हुआ था, वह शूट करने के लिए रेडी थे। निकिता जो खुशी में बच्चों के साथ उस जानवर को भगा रही थी, उसने देखा ही नहीं कि उसने कब येलो फ्लैग को क्रॉस किया। वह येलो फ्लैग को छोड़कर पीछे आगे आ गई, लेकिन सारे बच्चे वहीं रुक गए थे। निकिता उसके पीछे पीछे भागते हुए येलो फ्लैग को क्रॉस करके आगे आई थी। जैसे ही गौतम जी ने शूट किया, वह गोली जाकर निकिता को लगी। गोली लगते ही निकिता धड़ाम से नीचे गिर गई। वहां मौजूद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सब पूरी तरह ब्लैंक हो गए थे। सिद्धार्थ का मानो उसका दिल की धड़कन ही कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई थी। वह भागते हुए निकिता के पास आया। वह पेट के बल पड़ी थी। उसने निकिता को पलटा। निकिता, कैसी भी सिचुएशन उसे निडर होकर फेस करने वाला सिद्धार्थ का दिल भी एक सेकंड के लिए पसीज गया था। निकिता को कुछ नहीं हुआ था। सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट महसूस करके उसने कहा, कुछ नहीं हुआ सिद्धार्थ, वह कीचड़ थी तो मैं फिसल गई। गौतम जी ने देखा कि वह गोली निकिता के हाथ में पकड़े उस डिब्बे को लगा था। उसका पैर फिसलने की वजह से और गोली डब्बे पर लगने की वजह से निकिता को कुछ नहीं हुआ था। आज उसकी किस्मत अच्छी थी। उन्होंने पूछा, मैंने बताया था ना तुम्हें उस फ्लैग के आगे नहीं आने को, तुम फ्लैग को क्रॉस क्यों किया? निकिता ने कहा, मुझे पता ही नहीं चला नानू कि मैं कब फ्लैग को क्रॉस कर गई। मैं उस जानवर के पीछे भागते हुए इतना एक्साइटेड थी कि मैंने देखा नहीं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने कसकर उसे अपने सीने से लगाया। इन कुछ सेकंड में पता नहीं उसका दिल की धड़कन कितना तेज हो गई थी और उसे कितना टेंशन होने लगा था। वह कुछ सेकंड तक उसे हक करके बैठा रहा। उसने कहा, तूने मुझे कितना डरा दिया था, पता है मैं कैसा फील कर रहा था? सिद्धार्थ बहुत डर गया था। सिद्धार्थ का मूड ठीक करने के लिए उसे चिढ़ाते हुए निकिता बोली, कहते हो बहुत खतरनाक इंसान हो, लेकिन इतनी सी बात पर डर गए। सिद्धार्थ को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ होने लगी है। उसने पहना घड़ी की ओर देखा। उसे रेड कलर का लाइट शो हो रहा था। अभी सिद्धार्थ को लगा कि उसे जल्द से घर पहुंचना है। वह हड़बड़ी में निकिता और गौतम जी को वहां से लेकर घर की ओर निकला। पूरे रास्ते निकिता और गौतम जी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाह रहा था। कुछ मिनट में सब गौतम जी के फार्म पर थे। सिद्धार्थ ने निकिता से कहा, चलो चलते हैं यहाँ से। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम अचानक से जाने की बात क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ के कुछ रिएक्ट करने से पहले निकिता ने देखा कि सिद्धार्थ के कान से खून निकल रहा था और उसकी नाक भी ब्लीड होने लगी थी। निकिता उसके पास आई और उसकी नाक में लगे खून छूकर बोली, क्या हुआ तुम्हें, चोट लगी है? सिद्धार्थ ने निकिता का हाथ हटा दिया और खून साफ करते हुए कहा, नहीं कोई चोट नहीं लगी है, कहकर मुड़कर जाने लगा। लेकिन निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच सच बताओ सिद्धार्थ, मैंने इससे पहले भी मैंने तुझे ऐसे ब्लीड करते हुए देखा है, क्या हुआ तुम्हें? यह देखकर गौतम जी ने भी पूछा, कुछ प्रॉब्लम है? क्या छुपा रहे हो तुम? और तुम्हारे कान से भी खून निकल रहा है। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वह ऊपर उसके कमरे में चला गया। निकिता और गौतम जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर उसके पीछे चले। सिद्धार्थ कमरे में आकर कार की चाबी और उसकी कुछ बिलोंगिंग्स ले रहा था। निकिता ने पूछा, प्लीज सिद्धार्थ बताओ, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? सिद्धार्थ का यह जवाब सुनकर निकिता को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले उसने देखा कि सिद्धार्थ अचानक से लड़खड़ा गया। यह देखकर गौतम जी और निकिता दोनों ने उसे संभाला और उसे ठीक से बेड पर लिटा दिया। निकिता सिद्धार्थ का हाल देखकर घबरा गई। वो रोते हुए पूछी, सिद्धार्थ प्लीज बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा है? अभी सिद्धार्थ कुछ बोलने की हाल में नहीं था। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उसकी कंडीशन देखकर गौतम जी और निकिता दोनों डर गए। गौतम जी ने कहा,
यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। अगर फ़ोन भी करो तो आने में 20 मिनट से भी ज़्यादा लग जाएगा। सिद्धार्थ का हाथ पैर भी ठंडा पड़ गया था। निकिता उसका हाथ पकड़कर रब करने लगी। गौतम जी सिद्धार्थ का पैर रब करने लगे। सिद्धार्थ के हाथ में पहना डिजिटल वॉच से आवाज़ आने लगी। निकिता ने देखा कि सिद्धार्थ का पल्स गिर रहा है। यह देखकर वह और घबरा गई। वह सोच रहे थे कि वह लोग क्या कर सकते हैं। इतने में उन्हें चॉपर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों बिल्कुल हैरान और कंफ्यूज थे। वे सोच रहे थे कि यह हो क्या रहा है। इतने में उन्होंने महसूस किया कि घर के अंदर कुछ लोग इंटर हो रहे हैं। वे लोग सीधे कमरे में आए। उन्हें देखकर निकिता हैरान थी। ये राहुल और अमन थे। अमन ने गौतम जी और निकिता को बाहर भेजा। गौतम जी और निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गौतम जी ने निकिता से पूछा, तुम्हें कुछ पता है बेटा? निकिता बोली, नहीं नानू, इससे पहले मैंने सिद्धार्थ को ऐसे ब्लीड करते हुए देखा था, लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह कुछ याद करके बोली, लेकिन मैंने सिद्धार्थ के पास कभी कभी मेडिसिन की स्मेल को महसूस किया था। उससे कभी पूछा नहीं था। और रोते हुए बोली, नानू मुझे कैसे पता हो सकता है कि सिद्धार्थ को कुछ प्रॉब्लम है? वह हमेशा कितना एक्टिव रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी कमरे से राहुल बाहर आया। राहुल के कमरे से बाहर आते ही निकिता और गौतम जी दोनों से सवाल करने लगे कि यहाँ हो क्या रहा है सिद्धार्थ के साथ, क्या प्रॉब्लम है। राहुल को पता था कि अभी इतने सारे सवाल उसके ऊपर आने वाले हैं, तो वह भी तैयार था। राहुल ने कुछ कहने से पहले दोनों को देखा और कहा, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन सिद्धार्थ सर के बारे में कुछ चीज़ क्लियर कर सकता हूँ। तब निकिता बोली, कुछ भी कहो लेकिन सच बताओ कि सिद्धार्थ के साथ क्या हो रहा है। वह हम सबसे क्या छुपा रहा है। तब राहुल ने कहा, सिद्धार्थ सर की ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हैं। राहुल की बात सुनकर निकिता और गौतम जी चौंक गए। उनकी आंखें शौक में बड़ी हो गईं। उन्होंने पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन सिद्धार्थ तो इतना एक्टिव रहता है। यह सुनकर राहुल ने कहा, उसमें उनकी डेली एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर वह इंसान बीमार है, यह बाहर से दिखाई नहीं देता। निकिता हकलाते पूछी, उसकी जान को खतरा है? तब राहुल ने कहा, नहीं, अगर उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कह नहीं सकते, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ सर बहुत स्ट्रांग है। तब गौतम जी ने पूछा, सिद्धार्थ को ये प्रॉब्लम कब से है? राहुल ने कहा, सर आपको याद है उस दिन बम ब्लास्ट में सिद्धार्थ सर भी वहीं थे, उनके भाई के साथ। गौतम जी ने कुछ याद करके कहा, हाँ। तब राहुल ने कहा, हाँ उस दिन वे बच तो गए थे, लेकिन उन्हें चोट लगने की वजह से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गए थे। यह सुनकर निकिता ने पूछा, अगर तब से ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया? तब राहुल ने कहा, तब से सिद्धार्थ सर ट्रीटमेंट ही तो ले रहे हैं। निकिता ने पूछा, मैंने वह नहीं पूछा, परमानेंट ट्रीटमेंट। राहुल ने कहा, उन्हें एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन सिद्धार्थ सर उस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर गौतम जी और निकिता दोनों कंफ्यूज थे। निकिता ने पूछा, लेकिन क्यों? तब राहुल ने कहा, ये क्लॉटिंग ब्रेन की ऐसी जगह पर है, ऑपरेशन करने पर उनकी सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। राहुल की बात सुनकर निकिता हैरानी और कंफ्यूजन में पूछती है, मतलब? तब राहुल ने कहा, उस दिन सिद्धार्थ सर से कहा गया था कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग्स हैं, ऑपरेशन करके वह उसे निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी सारी मेमोरीज मिट जाएगी, उन्हें कुछ याद नहीं होगा। तब सिद्धार्थ सर ने साफ मना कर दिया था, वह ट्रीटमेंट लेंगे। उसके लिए फिर उन्होंने उसकी सारी अरेंजमेंट किया था। उसके लिए उन्हें डॉक्टर का कहा हुआ सब मानना था। सिद्धार्थ सर ने भी माना और वह सब कर रहे थे, लेकिन राहुल चुप हो गया। उसके आगे कुछ नहीं कहा। निकिता ने पूछा, लेकिन क्या? राहुल ने आगे कहा, लेकिन वह स्वेलिंग आप बढ़ती जा रही है। अब उनका ऑपरेशन करना जरूरी बन गया है, और इसके लिए वे मान भी गए थे। अशोक सर के लाख मनाने के बाद उस दिन वे सिंगापुर जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, लेकिन वे जा नहीं पाए। तब निकिता कुछ याद करके बोली, क्योंकि उस दिन मैंने सिद्धार्थ से शादी के लिए पूछा था मंदिर में, जिस दिन सिद्धार्थ ऑपरेशन के लिए सिंगापुर जा रहा था। फिर निकिता ने आगे कहा, उसके बाद वह जा सकता था, लेकिन वह क्यों नहीं गया? इस सवाल पर राहुल ने कहा, अगर इस सवाल का जवाब आप उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर होगा। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तभी अमन कमरे से बाहर आया। अमन को बाहर आते देखकर गौतम जी और निकिता दोनों अमन के पास आए। निकिता हकलाते हुए पूछी, क्या वह ठीक है?
अमन ने कहा, हाँ ठीक है, उसे अभी आराम की ज़रूरत है। निकिता हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? अमन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स देख सकती हो और उससे बात भी कर सकती हो, लेकिन याद रखना उसे ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। अमन की बात पर निकिता हाँ में अपना सिर हिलाती है और सिद्धार्थ को देखने अंदर कमरे में आती है। उसके पीछे गौतम जी भी आए। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसका चेहरा उतर गया था। गौतम जी जाकर सिद्धार्थ की बगल में बैठ गए और उसका हाथ अपने हाथ में लिए पूछा, ये सब क्या है सिद्धार्थ? गौतम जी के सवाल पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ उन्हें देख रहा था। गौतम जी ने आगे कहा, तुम्हें पता तो है ना कि हम अब हमारे पूरे परिवार के लिए तुम अकेला सहारा हो, तो ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? और अब तुमने इस लड़की से शादी भी की है, इसकी पूरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तब सिद्धार्थ ने लो वॉइस में कहा, इसलिए तो सोच रहा हूँ। यह कहकर वह निकिता को देखने लगा। निकिता बेड के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर गौतम जी ने आगे कुछ सवाल नहीं किए। वे उठकर बाहर आ गए। उनके जाने के बाद निकिता वहीं खड़ी थी। सिद्धार्थ ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। निकिता जाकर उसकी बगल में बैठ गई। तब सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? निकिता बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। अगर उस दिन मैं तुम्हें रोका नहीं होता तो उस दिन तुम सिंगापुर चले जाते, तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका होता और तुम अभी सही सलामत होते। तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ। निकिता ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ आगे से ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम सिंगापुर जा रहे हो और तुम्हारा ऑपरेशन करवा रहे हैं। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तब निकिता गुस्से में बोली, तुम पागल हो? पता है कुछ देर पहले तुम्हें ऐसे हाल में देखकर मुझे कैसा फील हो रहा था? निकिता की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुरा दिया। यह देखकर निकिता ने कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? मैं मजाक नहीं कर रही सिद्धार्थ। तुम कल सिंगापुर जा रहे हो और ऑपरेशन करवा रहे हो। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? तब निकिता ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सिद्धार्थ? तुम क्यों नहीं जाना चाहते? सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हें पता है कि अगर एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया तो क्या होगा? तब निकिता बोली, हाँ मुझे पता है तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी। तो क्या? तब सिद्धार्थ ने झल्लाकर कहा, मेरा सिर्फ मेमोरीज ही नहीं, मेरा पूरा जिंदगी चला जाएगा। उसमें तुम नहीं रहोगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। यह सुनकर निकिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ सेकंड तक चुप हो गई, फिर उसने कहा, तो क्या हुआ? हम फिर से मेमोरीज बना सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। तब सिद्धार्थ उठकर बैठ गया और फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसकी आंखों में देखकर कहा, जानते हो मैं ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहता? जिस किसी ने भी मेरे परिवार के साथ वह सब किया था, मैं उन्हें भूलना नहीं चाह रहा था। उन्हें बर्बाद करना चाहता था और उसके साथ मेरी माँ की यादें मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहा था। लेकिन पापा के ला कहने पर मैं मान गया था। फिर कुछ सेकंड पहुंच के बाद बोला, जिस दिन से तुम मिले हो तब से मेरा सब कुछ तुम बन गई हो। तुम्हें मैं मेरी मेमोरी से निकाल कर कैसे रह सकता हूँ? तुम मेरी सब कुछ हो। मैं चाहे तो इस दर्द को सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर कभी नहीं जाने दे सकता। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर निकिता रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, और मैं भी तो तुम्हें इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है, तुम चाहकर भी मुझे भूल नहीं सकते। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हर वक्त खड़े होने के लिए मैं हूँ। निकिता की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे कस के गले लगाया। दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे रहे, एक दूसरे के दिल की धड़कन और हाल महसूस करने लगे। दोनों के बीच में कितना प्यार था, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सिद्धार्थ के बारे में जानकर निकिता को बहुत बुरा लग रहा था। अगर उस दिन वह खुद को बचाने के लिए सिद्धार्थ से शादी के लिए न पूछती तो अब तक सिद्धार्थ का ऑपरेशन हो चुका होता और वह सही सलामत होता। सब उसी की गलती है, वह किसी की लाइफ में सही साबित नहीं हुई है। सिद्धार्थ का उससे मिलना उसकी किस्मत है। उसके मिलने के बाद उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन सिद्धार्थ का क्या? वह बदकिस्मत है सिद्धार्थ की लाइफ में।
निकिता अमन के सामने बैठी थी। उसने पूछा, सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं हो सकता है? इस सवाल पर अमन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो उसके सिंगापुर जाने के खिलाफ हूँ। हमारे इंडिया में भी इतने सारे अच्छे डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। इसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आराम से सर्जरी हो जाएगा, लेकिन वहाँ का एक डॉक्टर का यहाँ आना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। ये सुनकर निकिता ने पूछा, तो ये सिंगापुर क्यों जा रहे थे? तब अमन ने कहा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल थी। अगर ये बात बाहर आ गई तो सिद्धार्थ को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ऑपरेशन के बाद सब कुछ भूल जाएगा। तो तुम समझ रहे हो कि क्या हो सकता है। इसके दुश्मन इसका फायदा उठा लेंगे। फिर निकिता ने कहा, तो आप एक काम कीजिए भाई, सिद्धार्थ के ऑपरेशन की सारी तैयारी कर लीजिए और उस डॉक्टर को भी बुला लीजिए। मैं सिद्धार्थ को मनाती हूँ। ये सुनकर अमन ने कहा, सच में तुम कर पाओगी? निकिता बोली, मैं कोशिश करती हूँ। अमन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी उस डॉक्टर से बात करता हूँ, देखता हूँ कि वह क्या कहेगा, कब आएगा इंडिया। फिर उसने फ़ोन उठाकर उस डॉक्टर से कांटेक्ट किया और कुछ मिनट तक बात करने के बाद उसने कहा, हाँ मान गया है। उसने कहा कि अभी फ़िलहाल के लिए केस है, तो वह अगला हफ्ता फ्री हो जाएगा। फिर निकिता सोचते हुए बोली, तो मेरे पास एक हफ्ते का टाइम है। अमन ने कहा, हाँ, तो देख लेना कि तुम उसे कैसे मना सकती हो। निकिता सोचने लगी कि सिद्धार्थ को कैसे मना सकती है। फिर निकिता सिद्धार्थ के लिए खाना बनाकर ले जा रही थी। अमन ने उसे रोका और जो उसने बनाया था वह खाना देखकर कहा, तुम रोज सिद्धार्थ को सेम खाना देते हो? निकिता ने कहा, हाँ। अमन ने कहा, सीरियसली? सिद्धार्थ ये सब खाता है? इसलिए तो मैं सोच रहा था कि आजकल उसकी तबीयत इतनी बिगड़ क्यों रही है। निकिता ना समझी में पूछती है, इस खाने में क्या प्रॉब्लम है? ये हेल्दी खाना है। तब अमन ने कहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हेल्दी है, लेकिन सिद्धार्थ के लिए नहीं, जो मेडिसिन वह लेता है। अगर ये खाना उसने खाया तो उसे बहुत तकलीफ होती होगी, पेट में बहुत जलन होने लगती है। ये सुनकर निकिता हैरानी में बोली, लेकिन सिद्धार्थ को ये खाना हमेशा बहुत अच्छा लगता था, तो मैं भी हमेशा सिद्धार्थ के लिए ये सब खाना बनाती थी। अमन ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, ये खाना सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल नहीं है। वह ज़्यादा तीखा या स्पाइसी खाना नहीं खा सकता। निकिता फिर से किचन में गई और सिद्धार्थ के लिए अलग खाना बनाने लगी। तभी उसे याद आया कि जब पहली बार उसने सिद्धार्थ को टीका वाला गोलगप्पे खिलाया था, उसके साथ क्या हुआ था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से सिद्धार्थ ने कितना तकलीफ सहा है, यह सोचकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो सिद्धार्थ के लिए बहुत हल्का सा खाना बनाती है और उसे लेकर सिद्धार्थ के कमरे में आती है। सिद्धार्थ सो रहा था। निकिता हाथ में पकड़ा प्लेट टेबल पर रखकर सिद्धार्थ को धीरे से उठाती है। सिद्धार्थ उठकर बैठ गया और पूछा, क्या हुआ? निकिता खाने का प्लेट उसके सामने दिखाई और बोली, खा लो, फिर मेडिसिन लेकर सो जाना। सिद्धार्थ ने खाने की प्लेट को अपने हाथ में लिया। फिर खाने को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। निकिता ने पूछा, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ नहीं। तब निकिता बोली, तुम्हें रोज इतना तकलीफ लेकर वह खाना खाने की क्या जरूरत थी? तुम कहते कि तुम्हें वह सब नहीं खाना। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर मेरी पत्नी इतने प्यार से कुछ बनाकर खिला रही है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? और तुम बस मैं मेरे कहने पर ही तो कर रही थी, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर निकिता बैंक से हंसकर बोली, हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ कोशिश कर रही थी, लेकिन बन नहीं पाई। मैं भी तुम्हारे कहने पर। मैंने एक बार भी तुमसे पूछा तक नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, बल्कि तुम मेरे कुछ कहने से पहले ही सब कुछ जान जाते थे। मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। सच में मुझे लग रहा है कि मैंने मेरे कुछ फायदे के लिए किया था, पूरे मन से किया ही नहीं। मैं इस लायक ही नहीं हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ ने झुककर उसके होठों को चूम लिया और उसका मुंह बंद किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, आज के लिए ज्यादा हो गया रोना। निकिता कुछ कहने को थी, सिद्धार्थ ने उसे फिर से किस किया और अलग हुआ। निकिता जैसे कुछ कहने को होती, सिद्धार्थ उसके कहने का मौका नहीं दे रहा था। फिर उसने कहा, अगर तुम चुप नहीं रही तो पूरी रात यही चलता रहेगा। तब निकिता उसकी आंखों में देखकर शरारत से बोली, कोई बात नहीं, चलने दो। ये सुनकर सिद्धार्थ बिल्कुल सरप्राइज था। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले निकिता उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगी। दूसरी ओर शर्मिला जी सबरवाल जी के घर पर थी। वे दोनों उनके स्टडी रूम में थे।
सवारवाल जी ने पूछा, तुम्हारा सौतेला बेटा क्या कर रहा है? तुम्हें कुछ पता चला? और वह मित्तल बहुत शौक में था कि वह सिद्धार्थ को मार देगा, लेकिन अब वह क्या कर रहा है? कोई कोशिश नहीं। अब शर्मिला जी ने व्यंग से कहा, कोशिश तो बहुत करता, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कोशिश पर ब्रेक लगा रखा है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर सबरवाल ने पूछा, ऐसा कौन सा ब्रेक लगाया है सिद्धार्थ ने? तब शर्मिला जी ने कहा, उनकी बेटी। ये सुनकर सबरवाल को कुछ समझ में नहीं आया। वह एकटक शर्मिला जी को देख रहे थे। तब शर्मिला जी ने कहा, मित्तल सिद्धार्थ को ठेस पहुंचाने के लिए उस लड़की को मारने का प्लान किया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बेटी को, और बहुत मुश्किल से मित्तल ने उसकी बेटी को सिद्धार्थ से बचाया है। यह सुनकर सबरवाल ने कहा, सिद्धार्थ किसी फैमिली मेंबर्स तक नहीं पहुंचता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार ये कैसे हो गया? तब शर्मिला जी ने कहा, इसकी वजह वही लड़की है। सबरवाल जी ने हैरानी में कहा, आखिर ये लड़की है कौन कि सिद्धार्थ को इस तरह बना दिया है? तब शर्मिला जी कुछ सेकंड तक मिस्टर सबरवाल को देखती रहीं। फिर उन्होंने कहा, वह और कोई नहीं, तुम्हारी मरी हुई बेटी है। ये सुनकर सबरवाल दंग रह गए। उनकी मरी हुई बेटी? वह बहुत कंफ्यूजन में शर्मिला जी को देख रहे थे। तब शर्मिला जी ने कहा, यह तुम्हारी और अनु की बेटी है। ये सुनकर सबरवाल जी ने कंफ्यूजन में कहा, वह कैसे पॉसिबल है? उस बूढ़े ने मुझे कहा कि मर गई थी। अगर वह जिंदा थी तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तब शर्मिला जी हंसकर बोली, ये तो तुम्हें तुम्हारे मरे हुए ससुर से ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और व्यंग से हंसकर बोली, लगता है उन्हें तुम्हारी नीयत पता चल गई थी। ये सुनकर सबरवाल उन्हें घूरने लगे। तब शर्मिला जी ने कहा, मुझे घूरने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे बिजनेस को बचाना चाहते हो तो जाओ तुम्हारी बेटी से माफी मांग लो, या फिर तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, डूबने से खुद को बचाओ। मिस्टर सबरवाल ने पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है वह मेरी बेटी है और उसने सिद्धार्थ को सब कुछ कहा होगा? तब शर्मिला जी बोली, उसके आने के बाद ही सिद्धार्थ तुम्हें तबाह करने में तुला हुआ है, तो हो सकता है कि उसे पता चल गया होगा कि वह तुम्हारी बेटी है और उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी भी है। फिर मिस्टर सबरवाल सोचने लगे कि वह क्या कर सकते हैं। वे रूपा जी और माया के बारे में सोचने लगे। अगर रूपा जी को पता चल गया कि उनकी पहली पत्नी की बेटी है, तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगी। और शर्मिला जी ने भी जानबूझकर उन्हें नहीं बताया कि निकिता और सिद्धार्थ की शादी हो चुकी है। अगर ये बात समरवाल को पता चल गया तो वह उस चीज का फायदा उठाएंगे। यही सही होगा कि वे ना ही जाने कि निकिता ने सिद्धार्थ से शादी की है। अगले दिन निकिता सिद्धार्थ दोनों फार्म से निकलने के लिए तैयार थे। नाना जी सिद्धार्थ को समझाया कि उसे फिर से एक बार सोचना चाहिए कि वे सब हैं उसके साथ। और फिर उन्होंने निकिता को भी कहा कि उसे किसी भी तरह सिद्धार्थ को मनाना ही पड़ेगा। निकिता ने भी कहा, चिंता न करें, वह सिद्धार्थ को कुछ नहीं होने देगी। फिर निकिता और सिद्धार्थ दोनों वहां से वापस आ गए। सिद्धार्थ अपने काम पर चला गया और निकिता भी उसके काम पर चली गई। जब निकिता एजेंसी में आई, हर्षिता उसके पास आई और उससे पूछने लगी कि वह कहाँ चली गई थी। तब निकिता ने कहा, प्लीज अभी मुझे तेरे सवालों का जवाब करने का मूड नहीं है। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। हर्षिता ने महसूस किया कि निकिता का मूड बहुत ऑफ है, तो वह उसका मूड ठीक करने के लिए उसे चिढ़ाते हुए पूछी, रात में वह कैसी आवाज थी? निकिता पहले कंफ्यूजन में सोचने लगी, फिर बाद में उसे याद आया था और उसे घूर कर बोली, जाओ यहाँ से। हर्षिता के पास गई और उसे केबिन से बाहर करके दरवाजा लॉक करके अंदर आकर बैठ गई। कुछ सेकंड के लिए तो सही, वह सब याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए। फिर वह फोन उठाकर सिद्धार्थ को कॉल करने लगती है। तभी केबिन का दरवाजा नॉक करके खुशी अंदर आई और बोली, मैम आपसे मिलने कोई आया है। निकिता ने पूछा, क्या वह क्लाइंट है? खुशी ने कहा, नो मैम। तब निकिता ने कहा, मुझे अभी किसी से मिलने का मूड नहीं है, कह दो कल मिलती हूँ। तब खुशी हिचकिचाते हुए बोली, मैम वह इस शहर का बहुत बड़े आदमी है, मिस्टर सबरवाल आए हैं। सबरवाल का नाम सुनकर निकिता सोचने लगी कि अब ये उससे मिलने क्यों आए हैं। उसने फोन साइड में रख दिया और खुशी से कहा, अच्छा उन्हें अंदर भेज दो। खुशी बाहर आई और मिस्टर सबरवाल को अंदर जाने को कहा। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था अभी वह उन्हें कैसे फेस करेगी। उसे टेंशन होने लगी। टेंशन में वह अपने हाथ पैर हिला रही थी। जैसे ही मिस्टर सबरवाल केबिन का दरवाजा ओपन करके अंदर आए,
निकिता अपनी टेंशन को छुपाते हुए खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बैठ गई। मिस्टर सबरवाल को देखकर पता नहीं क्यों निकिता उठकर खड़ी हो गई। सबरवाल जी निकिता के पास आए और उसे हक करके कहा, उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी हो? अब निकिता को समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना है। वह अचानक सबरवाल के हक करके और ऐसे बात करते हुए देखकर वह चौंक गई थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। कुछ सेकंड पॉज के बाद वह बोली, अगर एक पिता अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए तो मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ? क्या मुझे आप पागल नहीं समझते? मिस्टर सबरवाल उससे अलग हुए और कहा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था बेटा कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे नाना जी ने कहा कि तुम मर गई हो। यह सुनकर निकिता ने पूछा, उन्होंने कहा आपने मान लिया? एक बार भी उस वक्त मुझे देखने का मन नहीं किया आपका? तब सबरवाल ने नाटक करते हुए कहा, मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अनु को खोकर बहुत टूट गया था और फिर मैं तुम्हें उस हाल में कैसे देख सकता था? तो वह मान लिया जब तुम्हारे नानू ने कहा कि तुम मर गई हो। मैंने एक सवाल भी नहीं किया और यह सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था। अब तुम ही बताओ कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरी बेटी जिंदा है? और उसका हाथ पकड़कर कहा, सच में बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलो अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम क्या करती? निकिता ने कुछ नहीं कहा था। मिस्टर सबरवाल ने कहा, तुमने मुझे माफ किया निकी। जो गलती मैंने पहले की है वह फिर से रिपीट नहीं होगा। प्लीज पापा के साथ घर चलो। निकिता उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं आपके साथ? तब सबरवाल जी ने कहा, क्यों नहीं? अगर सब कुछ सही होता तो हम सब एक साथ ही तो रहते थे। प्लीज निकी, जो मैंने तेरे साथ किया है उसे सुधारने का एक मौका दो। अब निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सोचकर बोली, आपको आपके किए पर पछतावा है, यही काफी है। लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आपने खुद की एक लाइफ बना चुके हो। अब मैं बीच में आकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। निकिता के ऐसे कहने पर सबरवाल जी ने भी कोई फोर्स नहीं किया, क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि निकिता उनके साथ घर न चले। उन्हें रूपा जी की वार्निंग याद आ रही थी, अगर वह लड़की इस घर में आई तो मैं अपनी बेटी को लेकर मेरे पापा के घर चली जाऊंगी। फिर सबरवाल जी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर दोनों को सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, निकी, अगर मैं एक बात पूछूं तो तुम मुझे गलत नहीं समझोगी ना? निकिता धीरे से बोली, हाँ पूछिए। फिर सबरवाल जी ने पूछा, क्या तुमने सिद्धार्थ से कुछ कहा था मेरे बारे में? निकिता ने पूछा, मतलब समझी नहीं। फिर सबरवाल जी ने कहा, पता नहीं तुम दोनों का क्या रिश्ता है, ये तुमने उससे क्या कहा? सिद्धार्थ मेरा पूरा बिजनेस तबाह कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। क्या तुम सिद्धार्थ को समझा सकती हो ऐसा ना करने के लिए? अब निकिता समझ गई कि उनके यहाँ आने की असली वजह क्या है। उन्हें अपनी बेटी पर कोई प्यार या उनके किए पर पछतावा नहीं है। उन्हें तो उनके बिजनेस की पड़ी है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ये उसके पापा हैं, ये कितने सेल्फिश हैं। अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए बोली, हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सिद्धार्थ को समझा दूंगी। आप जा सकते हैं। मिस्टर सबरवाल कंफ्यूजन में पूछा, क्या तुम सच में यह कर सकती हो? निकिता बोली, हाँ जरूर। यह सुनकर सबरवाल जी मुड़कर जाने लगे, लेकिन अचानक वह कुछ याद करके फिर से मुड़े और निकिता से कहा, निकी याद रखना तुम्हारे पापा हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो और वह तुम्हारा घर है। निकिता झूठी स्माइल के साथ बोली, हाँ जरूर। मिस्टर सबरवाल जी वहाँ से निकल गए। सबरवाल से बात करने के बाद निकिता एक क्लाइंट से मिलने गई थी। उसके बाद उसने सोचा कि उसे सिद्धार्थ को मिलके कहना चाहिए सबरवाल जी के बारे में। तो वह सिद्धार्थ के ऑफिस की तरफ चली। इससे पहले भी निकिता सिद्धार्थ के ऑफिस आई थी, तो उसे पता था कि कैसे जाना है और सिद्धार्थ का केबिन कहाँ पर है। वह खुशी के साथ ऊपर चली। जैसे ही सिद्धार्थ के केबिन तक पहुंची, खुशी वहीं वेटिंग चेयर पर बैठ गई। निकिता सीधे अंदर चली गई। सिद्धार्थ काम में व्यस्त था। अचानक किसी को बिना नॉक किए आए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यह राहुल तो नहीं हो सकता। वह कभी बिना नॉक किए अंदर नहीं आता। वह गुस्से में नजर उठाकर देखता है। निकिता को अचानक ऑफिस में देखकर चौंक जाता है। वह हैरानी से उसे देख रहा था। निकिता उसके पास गई और उसके लैप पर बैठकर दोनों हाथ सिद्धार्थ के गले में डाला और उसे हक कर लिया। सिद्धार्थ कंफ्यूज था।
कि अचानक से निकिता को क्या हो गया। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या हुआ, बहुत टेंस लग रही हो। निकिता कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा। वह किसी बात को लेकर बहुत टेंशन में थी। उसने उसके बाल उसके कान के पीछे लगाते हुए पूछा, अब बताओ क्या हुआ, किस बात को लेकर इतनी टेंशन में हो। निकिता बोली, सवरवाल जी आए थे। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कौन, तुम्हारे पापा। पापा, यह सब सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। उसे ऐसे घूरते हुए देखकर सिद्धार्थ ने कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा, क्या वह तुम्हारा पापा नहीं है। यह सुनकर निकिता ने कहा, मुझे पता है कि वह मेरे पापा हैं, लेकिन मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आज वह ब्यूरो आए थे, उन्हें उनके किए पर कोई पछतावा नहीं है। पता है वह मुझे क्या कहने आए थे, कि सिद्धार्थ पता नहीं क्यों मुझे बर्बाद करने में तुला हुआ है। क्या तुम उसे समझा सकती हो। फिर कुछ सेकंड पॉज के बाद बोली, सालों बाद एक बाप को पता चला कि उनकी बेटी जिंदा है, तो उसके पास आकर प्यार से बात करने की जगह वह मुझसे पूछ रहे हैं। हर हस्बैंड को एक बार ही तो सही अपनी वाइफ की बात मानना चाहिए। निकिता की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। सिद्धार्थ को हंसता हुआ देखकर निकिता को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तब सिद्धार्थ हंसते हुए कहा, कुछ दिनों पहले मेरी ये बात कहने पर तुम चिढ़ रही थी, लेकिन आज तुम मेरे ऊपर चढ़कर कह रही हो कि तुम मेरी वाइफ हो। सिद्धार्थ के ऐसे कहने पर निकिता उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे फिर से अपनी लैब पर बैठाते हुए कहा, क्या हुआ, अभी क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें। निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। यह देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, अभी क्या तुम्हारे पापा को छोड़ना है, यही ना, तेरे खातिर छोड़ दिया, अब खुश। निकिता अपना सिर हिलाकर उसके गाल पर किस किया। फिर कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम्हें कुछ पता चला कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से क्या पता करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन जब मैं नानू से सुना कि ये सब एक साथ पढ़ रहे थे कॉलेज में, तब अचानक मुझे कुछ सूझा, तो मैं उनके कॉलेज से ही पता लगाने की कोशिश की, तो कुछ चीज बाहर आई है, जल्दी पूरा पता चल जाएगा। निकिता अपने शक जाहिर करते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम की डेथ और मेरी मॉम की डेथ के बीच में कुछ लिंक जरूर है, वरना ऐसे कैसे दोनों ही एक साथ कुछ दिनों की दूरी में मर जाएंगी। दोनों को उनके बारे में कुछ तो ऐसा पता चला होगा, इसलिए उनसे बचने के लिए उन दोनों के साथ ऐसा किया है। उन्हें मत छोड़ना। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर मुझे सच का पता चल गया कि इन सबके पीछे किसका हाथ है, तब उस शख्स का वह आखिरी दिन होगा। ये कहते समय सिद्धार्थ की आंखें एकदम लाल पड़ने लगी। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देखकर निकिता को अमन की बातें याद आ गईं कि सिद्धार्थ को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वह जितना शांत रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तब निकिता टॉपिक बदलते हुए बोली, कहीं घूमने चले, बोर हो रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, कहाँ। निकिता बोली, जहाँ तुम ले जाना चाहते हो। तब सिद्धार्थ ने शरारत से कहा, अभी मुझे तुम्हें बेड पर ले जाने का मन कर रहा है। ये सुनकर निकिता उसे घूर कर बोली, और कोई काम नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ। ये कहकर उठने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उठने नहीं दिया। फिर से उसे अपनी गोद में बैठा दिया और कहा, अगर इतनी दूर आ ही गई तो। निकिता उसे घूर कर बोली, तो। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उसे उठाकर उसके पर्सनल रूम में ले गया। निकिता अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ, छोड़ो मुझे, यह ऑफिस है, घर नहीं। यहाँ बाहर खुशी निकिता का इंतजार करते हुए बैठी थी। तब सिद्धार्थ के केबिन की तरफ आ रहे राहुल ने खुशी को देखा। खुशी को देखकर वह बिल्कुल चौंक गया और आगे बढ़कर उसके फेस पर स्माइल आ गई
और जल्दी से खुशी के पास आया और कहा, खुशी तुम यहाँ? राहुल की आवाज़ सुनकर खुशी उठकर खड़ी हुई। राहुल उसे हक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन खुशी ने उसे रोक दिया और कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे दूर रह सकते हैं? खुशी के ऐसे कहने पर राहुल हैरान था। उसने कहा, खुशी मैं राहुल तुम्हारा, लेकिन कुछ नहीं कह पाया क्योंकि खुशी उसे गुस्से में घूर रही थी। खुशी ने कहा, हाँ आगे बोलो, आप मेरा क्या लगते हैं? कुछ नहीं, राहुल उसे सॉरी कहते हुए कहा। सॉरी खुशी, एक्चुअली पता है उस दिन क्या हुआ? तब खुशी उसे रोकते हुए बीच में बोली, प्लीज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है। उस दिन तुमने हमारे रिश्ता खत्म कर दिया और हमारे बीच में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सुनकर राहुल ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, प्लीज खुशी एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो। पता है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था? और उसके बाद मैं तुम्हें कॉल किया, बहुत बार कॉल किया, लेकिन तुमने कॉल पिक नहीं किया। तो मैं क्या करता? तब खुशी बैंक से बोली, अच्छा, अगर मैं कॉल पिक नहीं किया तो तुमने कोशिश करना बंद कर दिया? राहुल ने कहा, मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा। उसकी आंखों में घूरते हुए खुशी ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अकेला नहीं छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए? क्या उसके बाद तुमने ट्राई किया मुझसे मिलने का, ये बात करने का? नहीं, खुशी का चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया है ना? राहुल ने कहा, अरे यार ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि तुम्हारा नंबर चेंज हो गया होगा या फिर तुम अभी मुझसे गुस्सा होगी। खुशी ने कहा, फोन निकालो तुम्हारा। राहुल कंफ्यूजन में उसे देख रहा था। खुशी ने कहा, मैंने कहा आपका फोन निकालो। राहुल ने अपना फोन ले लिया। तब खुशी बोली, मेरा नंबर डायल करो। राहुल उसका नंबर ढूंढने लगा। तब खुशी बोली, मेरा नंबर तक याद नहीं है तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। फिर उसका नंबर कहने लगी। राहुल के फोन पर उसका नंबर ही नहीं था। यह देखकर खुशी का गुस्सा बढ़ गया। जैसे ही राहुल का फोन से खुशी का नंबर पर रिंग हुआ, खुशी उसके फोन में दिखाते हुए बोली, देखा, तेरा नंबर है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। तब राहुल खुशी को फिर से समझाते हुए कहा, अरे यार मैंने मेरा मोबाइल चेंज किया था, लगता है तब तेरा नंबर मिस हो गया। खुशी उसे घूर कर व्यंग से बोली, अच्छा तूने मोबाइल चेंज किया? ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम ना कर सको। तुम्हारे लिए मेरा नंबर ढूंढना बहुत आसान काम था, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, तुम बिजी रहो, तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या ज़रूरत है? राहुल फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसके फोन पर निकिता का मैसेज आता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। खुशी वहां से जाने लगी। अब राहुल उसके पीछे भी नहीं जा सकता था। उसे सिद्धार्थ की परमिशन लेनी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे खुद की लाइफ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड तक को मना नहीं पा रहा है। क्या लाइफ है उसकी। यहाँ शर्मिला जी उसके दोस्तों के साथ क्लब में बैठी थी। वेटर में ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। उनके साथ बैठी शर्मिला जी की फ्रेंड पवित्र जी ने उसे एक अजीब सी स्माइल पास करते हुए उसे देख रही थी और उसके हाथ को हल्के से टच किया। ये देखकर शर्मिला जी सरप्राइज थी। वेटर समझ गया और वह भी मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शर्मिला जी हैरानी में पवित्र जी से पूछती हैं, क्या कर रही हो? वह तुमसे उम्र में कितना छोटा है? पवित्र जी बेटर को देखते हुए कहा, देख उसे कितना हैंडसम है। सेक्स के लिए उम्र कम हो या ज्यादा, इससे क्या फर्क पड़ता है? शर्मिला जी ने कहा, सोचा है अगर तुम्हारे पति को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? पवित्र जी ने व्यंग से हंसकर कहा, उसे इतनी फुर्सत कहाँ, हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहता है। क्या तुम जाकर उससे कहोगी या फिर यह? फिर आई विंक करके शर्मिला जी से बोली, एक बार तुम भी ट्राई करना, तुम्हारा उम्र भी ज्यादा नहीं है कि तुम सेक्स ना करो। शर्मिला जी इनकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। उन्हें उनकी बात बहुत अजीब लगी। तब पवित्र जी ने कहा, अरे छोड़ दो, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर तुम्हें लाइफ एंजॉय करना नहीं आता तो। वे उठी और वहां जाते हुए वेटर को इशारा किया। यह देखकर शर्मिला जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उन्हें किसी का फोन आ रहा था। फोन में सो रहा नंबर देखकर वह वहां से उठी और उस जगह से बाहर आई और देखा कि आसपास कोई नहीं है। फिर उन्होंने फोन उठाकर बात किया तो फोन की दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया वह सब सुनकर शर्मिला जी के होश उड़ गए। उनका टेंशन उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। शर्मिला जी ने उनकी सारी बातें सुनकर फोन कट कर दिया।
कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर गुस्से में कहा, अभी सिद्धार्थ को क्या पड़ी है उसकी माँ की डेथ के बारे में जानने की? अगर इसे पता चल गया कि इन सब के पीछे मेरा हाथ था या इसके भाई के मरने की वजह के पीछे भी मैं ही हूँ, उन्हें टेंशन होने लगी। जो कुछ भी सिद्धार्थ के घर में हुई है या दुर्घटना घटी है, उसके परिवार के साथ उन सबके पीछे कहीं ना कहीं शर्मिला जी का ही हाथ था। बम ब्लास्ट हो या फिर आयशा जी के मरने का रीजन, सबके पीछे लेकिन सबके घेरे में हमेशा मित्तल का परिवार आता, क्योंकि वह हमेशा से उस पोजीशन पर बैठने का ख्वाहिश रखा था। इसलिए शर्मिला जी भी हमेशा कुछ करके उसे मित्तल के ऊपर आने जैसे प्रूफ छोड़ती। लेकिन अभी सिद्धार्थ इनके पीछे पड़ा है, तो उनका तबाह होने की दूरी ज़्यादा नहीं है। वह सोचती हैं कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, सिद्धार्थ को रोकना पड़ेगा या फिर उसे मारना। कुछ भी हो, लेकिन सिद्धार्थ को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी ओर सुबह जब निकिता की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ अभी भी उसकी बगल में लेटा हुआ है। 2 दिन से वह देख रही थी कि सिद्धार्थ बहुत थका हुआ लग रहा था और वह सुबह लेट उठ रहा था। निकिता सिद्धार्थ के चेहरे को देख रही थी, तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के कान पर पड़ी। उसने देखा कि उसका कान ब्लीड हुआ था। उसने छूकर देखा, वह सूख गई थी। यह देखकर वह घबरा गई। वो उठ गई और फोन लेकर अमन को कॉल किया। जैसे उसने अमन को बताया कि सिद्धार्थ के साथ क्या हो रहा है, अमन ने कहा, इसका मतलब है उसकी स्वेलिंग बढ़ रही है, हमें अभी देर नहीं करना चाहिए। फिर उसने सोचकर कहा, कुछ करो लेकिन उसे उसकी रोज की टेंशन से दूर करो। जितना हो सके उसे शांत रखने की कोशिश करो। मैं जल्दी उस डॉक्टर को इंडिया आने का इंतजाम करता हूँ। जितना जल्दी हो सके हम सिद्धार्थ का ऑपरेशन करवाते हैं। निकिता ने ओके कहा और वह मुड़ी तो उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। कल रात उसने देखा था कि सिद्धार्थ उस फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। फिर भी सिद्धार्थ को देखती है और टेबल के पास आकर उस फाइल को पढ़ने लगती है। जो कुछ भी उसने फाइल में देखा, वह सब देखकर वह चौंक गई। ये सब क्या है? इसलिए तो सिद्धार्थ इतनी टेंशन में है। वे उसके बारे में पूरी बात जानना चाह रही थी, लेकिन उसे लगा कि अभी सिद्धार्थ से ये सब पूछना बहुत गलत होगा। अभी उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना ही सही होगा। वह फिर से फाइल टेबल पर रखकर सिद्धार्थ के पास आती है और फिर से उसके बगल में लेटकर उसे देखने लगी। सोते हुए भी उसके माथे पर टेंशन की लकीरें थीं। उसे सिद्धार्थ को लेकर बहुत बुरा लग रहा था। इतनी कम उम्र में इसने कितना कुछ सहा है। सिद्धार्थ उसे भूल जाएगा, इससे वह सिद्धार्थ की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, सिद्धार्थ का ऑपरेशन होना जरूरी था। अगर वह उसे भूल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब सोचते हुए उसका फेस का एक्सप्रेशन भी बदलने लगा था। लेकिन अगले ही पल वह सारी चीज़ों को झटक कर सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। वह झुककर सिद्धार्थ के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। सिद्धार्थ नींद में था। बहुत ही सॉफ्ट और मीठा एहसास अपने होठों में महसूस करके धीरे से अपनी आंखें खोलता है। निकिता का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसने मुस्कुराकर बोला, काश ऐसी सुबह रोज होती। तब निकिता फिर से उसके होठों को चूमकर बोली, हाँ जरूर होगा। तुम्हें मुझसे लेट उठना होगा और तब ऐसी सुबह रहेगी, लेकिन तुम तो मेरे उठने से पहले उठ जाते हो। तब सिद्धार्थ ने उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहा, ऐसी सुबह के लिए मुझे रोज लेट उठना पड़ेगा, एक आलसी पति की तरह। तब निकिता उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोली, अगर चाहिए तो आलसी पति बनना पड़ेगा। फिर सिद्धार्थ थोड़ा ऊपर उठा और निकिता को किस करके कहा, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर निकिता ने कहा, अभी उठकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर चलते हैं। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में उसे देखते हुए पूछा, कहाँ? मुझे काम है। निकिता बोली, नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बाहर ले जाओगे। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे काम है। निकिता उसे घूर कर बोली, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मेरा दिन है। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। तब निकिता बोली, तुम्हारे घूरने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अब चलो और उठो, कोई क्वेश्चंस नहीं। जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँ तुम मेरे साथ जाओगे, ना नहीं कहोगे। अब सिद्धार्थ क्या ही कह सकता है। निकिता उसे जबरदस्ती उठाती है और उसे बाथरूम में भेजती है। कुछ मिनट में सिद्धार्थ नहाकर बाहर आता है और तैयार होने लगता है। इतने में निकिता भी जाकर नहाकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ सूट पहना था,
ये देखकर निकिता ने माथा पीट कर कहा, क्यों पहन रहे हो? हम कोई बिजनेस मीटिंग पर नहीं जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर बता दो तो उसके हिसाब से पहन लूंगा। तब निकिता बोली, तुम एक लड़की के साथ जा रहे हो, भूल जाओ तुम्हारी बिजनेस की बात और सोचो अगर तुम लड़की के साथ डेट पर बाहर जाते तो कैसे कपड़े पहनते, और वैसे कपड़े पहन कर आ जाना, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। निकिता उसे घूरकर चेंजिंग रूम में चली गई और चेंज करके बाहर आ गई। उसके चेंज करके बाहर आने तक सिद्धार्थ भी अपने कपड़े बदल दिए थे। सिद्धार्थ को देखकर वह हैरान थी। अनजाने में ही सही, दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर निकिता के फेस पर स्माइल आ गई। दोनों ने ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहना हुआ था। सिद्धार्थ ने उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेदर जैकेट, उसके साथ मैचिंग शूज। वह बेहद हैंडसम लग रहा था और निकिता भी बहुत क्यूट लग रही थी। निकिता मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के पास आई और उसकी बाजू पकड़कर बोली, अब चलें? सिद्धार्थ ने हामी से हिलाया तो दोनों घर से बाहर आए। सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था, निकिता बगल में बैठी थी। सिद्धार्थ ने पूछा, अब तो बताओ कि कहाँ जाना है? निकिता बोली, जहाँ मैं कहती हूँ उस तरफ ड्राइव करो। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। निकिता उसे डायरेक्शन बता रही थी। कुछ मिनट बाद वह दोनों अम्यूजमेंट पार्क में थे। यह देखकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम बच्ची हो? तब उसे घूरकर बोली, सिर्फ बच्चे ही अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाते। चलो, मैंने दोनों के लिए फास्ट टैग खरीदी है। फिर सिद्धार्थ को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में एंटर होती है, जहाँ निकिता सिद्धार्थ को टेंशन फ्री करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क ले आई थी। लेकिन दूसरी ओर कोई था जो उन्हें फॉलो कर रहा था। सिद्धार्थ और निकिता दोनों अम्यूजमेंट पार्क में थे। अम्यूजमेंट पार्क और राइड्स को देखने पर निकिता छोटी बच्ची बन गई थी। वह हर एक राइड में जा रही थी और सिद्धार्थ को खींच खींच कर उसके साथ ही ले जा रही थी। उसकी खुशी देखकर सिद्धार्थ भी उसके साथ सब कुछ भूलकर एंजॉय कर रहा था। लगभग 2 घंटे खेलने के बाद निकिता को भूख लगने लगी। सुबह भी कुछ नहीं खाया था तो अभी उसे खाने का बहुत क्रेविंग हो रही थी। वह सिद्धार्थ को फूड काउंटर के पास ले आई। वहां बहुत भीड़ थी। उसने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ का बात ही नहीं थी। वह इतना बड़ा आदमी था कि पलक झपकते ही उसकी मांग पूरी हो जाती। ये क्या लाइन में खड़े होकर उसके लिए खाना लाएगा? उसने कहा, तुम वहां जाकर बैठ जाओ, मैं दोनों के लिए खाना लाती हूँ, कहकर लाइन में खड़ी हो गई। सिद्धार्थ जाकर एक तरफ बैठ गया और अपने फोन निकालकर कुछ करने लगा। निकिता के पीछे एक लड़का खड़ा था। वह किसी न किसी तरह जानबूझकर निकिता को टच कर रहा था। निकिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी तो उसने कहा, आई एम रियली सॉरी, बहुत क्राउड है। निकिता को उस लड़के का चेहरा देखकर पता चल गया कि यह जानबूझकर कर रहा है, लेकिन वह वहां पर सीन क्रिएट करना नहीं चाह रही थी, तो चुप हो गई। निकिता को ऐसे चुप होते हुए देखकर उस लड़के की हिम्मत बढ़ गई। वह लड़का फिर से उसे छूने लगा। अब निकिता का गुस्सा फूट गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरकर बोली, अगर फिर से तेरे हाथ ने मुझे छुआ तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैं तुम्हारे गाल पर थप्पड़ लगाया तो कैसा लगता? अगर सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना है तो तुम्हारे हाथ को काबू में रखना, कहकर उसके हाथ झटक दिया और एक अजीब सा स्माइल करके फिर से ठीक से खड़ी हो गई। अब उस लड़के को उसके किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फिर से उसे हाथ नहीं लगाया। निकिता ने फूड काउंटर से उसके लिए और सिद्धार्थ के लिए खाना लिया और उसके साथ जूस भी लिया था। जैसे ही खाना लेकर मुड़ी, अचानक किसी से टकरा गई। उसके हाथ में जूस पूरा उस लड़की की शर्ट पर गिर गया। ये देखकर वह लड़का गुस्से में निकिता पर चिल्लाने लगा, ये तुमने क्या किया? पागल लड़की, दिखाई नहीं देता क्या? निकिता हड़बड़ाकर बोली, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं और आप अचानक से आ गए तो बाई मिस्टेक हो गया। आई एम रियली सॉरी। उस लड़के के कुछ रिएक्ट करने से पहले जो लड़की उस लड़के के साथ थी वह बोली, हे यू, तूने जानबूझकर किया ना? निकिता ने कहा, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। फिर निकिता खाने का प्लेट टेबल पर रख के टिश्यू लेकर उसकी शर्ट पोंछने लगी। तब वह लड़का उसे गुस्से में घूरते हुए उसका हाथ झटक लिया और कहा, पता है कि यह शर्ट कितनी महंगी है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। फिर उसे गंदी गाली देने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह में कुछ महसूस हुआ। सिद्धार्थ बैठे फोन में कुछ कर रहा था। तभी निकिता की आवाज़ सुनकर उसने अपनी नज़र उठाकर देखा। जब उसने देखा कि वह लड़का निकिता के साथ जैसे बिहेव कर रहा है और बातें कर रहा है, यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ गया। उस लड़के के मुंह से गाली निकलने ही वाली थी, इतने में
उठकर उसके पास आया और गुस्से में मुंह में टिश्यू भर दिया। वह लड़का अपने मुंह में टिश्यू निकालकर सिद्धार्थ को गुस्से में घूरने लगा, कि सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा या उसके गुस्से से कुछ फर्क पड़ा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ चेक बढ़ा दी। वह लड़का उसे घूरते हुए चेक लिया। चेक देखकर उसके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकला। फिर सिद्धार्थ ने जूस का गिलास लेकर वह पूरा उस लड़के के ऊपर डाला और कहा, पूरा का पूरा सौंफ खरीद लो। फिर निकिता का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। निकिता का मुंह खुल गया था। ये क्या तरीका था? बिना कुछ कहे बात खत्म और लड़का भी चेक में लिखा अमाउंट देखकर हैरानी में सिद्धार्थ को देखते हुए मन में कहा, यह है कौन? जो लड़का अभी निकिता के सामने खड़ा था वह बहुत घमंडी था। उसे पैसों का बहुत घमंड था कि वह शहर का बहुत बड़े अमीर खानदान से बिलोंग करता है। वह हर किसी को नीचा ही समझता था। अभी उसका चेहरा देखने लायक था। उसके साथ में खड़ी लड़की ने कहा, क्या हुआ बेबी, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे पापा को कॉल करो और उन दोनों को दिखा दो कि तुम कौन हो। लड़के ने चेक उस लड़की को देते हुए कहा, पहले उसे देखो और फिर बात करो। तो लड़की ने चेक ली और जैसे ही उसने चेक को देखा वह हैरानी में उस लड़के को देखने लगी। उस लड़के ने कहा, अभी भी तुम्हें लगता है कि हम उसे सबक सिखा सकते हैं? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। वह दोनों चुप सिद्धार्थ को देख रहे थे। निकिता ने पूछा, वह क्या था? सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और गुस्से में कहा, तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। उसके बदले तुम मुझसे सॉरी मांग रही थी। निकिता बोली, गलती मेरी थी इसलिए। तब सिद्धार्थ ने कहा, गलती चाहे किसी की भी हो, अगर वह अपने मान सम्मान के ऊपर आती है तो याद रखना किसी को भी उसे ठेस पहुंचाने मत देना। फिर निकिता बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन रुको एक मिनट, खाना तो लाने दो। सिद्धार्थ का हाथ छुड़ाकर भागकर खाने की प्लेट उठाकर ले आई और फिर सिद्धार्थ के पास आकर बोली, चलो। सिद्धार्थ उसे गुस्से में देख रहा था। निकिता बोली, मैंने पैसे दिए हैं, तुम अमीर बाप के बेटे हो लेकिन मैं नहीं। ये कहकर उसने सिद्धार्थ को एक अजीब सी स्माइल दी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों बैठकर खाना खत्म करते हैं और फिर से राइड के लिए निकलते हैं। दोनों एक बहुत बड़ी सी रोलर कोस्टर राइड के सामने खड़े थे। रोलर कोस्टर की ट्रैक देखकर निकिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं, मैं ये राइड नहीं कर सकती हूँ। सिद्धार्थ ने उसे पकड़कर कहा, सुबह से तुमने जो कुछ भी राइड पर मुझे ले गई, मैं तुम्हारे साथ आया था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यह आखिरी राइड है, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। निकिता उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, प्लीज सिद्धार्थ, अभी अभी हमने खाना खाया है, पूरा बाहर निकल जाएगा। प्लीज मेरी बात मानो, हम दूसरी राइड पर चलते हैं। सिद्धार्थ ने उसे खींचते हुए कहा, मुझे इसी राइड पर जाना है। फिर उसे राइड पर ले गया। सिद्धार्थ निकिता को लेकर फ्रंट वाली सीट पर बैठ गया। निकिता को सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी वहां से भाग भी तो नहीं सकती थी। उसने कसकर सिद्धार्थ को पकड़ लिया और कहा, अगर मैं जिंदा नहीं बची ना, तो तुम दूसरी शादी कर लेना और यहाँ से वहां की ज्वेलरी उस सेठ से छुड़ा लेना, मेरी याद में रख लेना, ओके? यह सुनकर सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, पागल, कुछ नहीं होगा, रोलर कोस्टर से कोई नहीं मरने वाला। निकिता बोली, क्या पता, मेरी हार्ट बीट बहुत वीक है। सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट करता इतने में राइड भी शुरू होने वाला था। वह और कसते हुए सिद्धार्थ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज, जो मैंने कहा ना वह याद रखना। कहते हुए उसकी चीख निकल गई। राइड शुरू हो गई थी। निकिता कसकर अपनी आंखें बंद करके सिद्धार्थ को कस के पकड़े बैठी थी और जोर जोर से चीख रही थी। सिद्धार्थ उसे आंखें खोलने को कह रहा था, लेकिन निकिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आंखें खोल कर ये देखे। ऑलमोस्ट उसका रोने का हाल हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ को तो यह कुछ फील नहीं हुआ। वह खुशी से राइड एंजॉय कर रहा था। कुछ मिनट बाद राइड स्टॉप हो गया, लेकिन निकिता अभी भी डर के मारे सिद्धार्थ को पकड़कर बैठी थी। सिद्धार्थ ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, फिर से राइड पर जाना है? यह सुनकर वह हड़बड़ी में उठकर वहां से भाग गई। उसकी हड़बड़ी देखकर सिद्धार्थ की स्माइल और बड़ी हो गई। निकिता अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की तरफ भाग गई। सिद्धार्थ निकिता का वेट करते हुए वहीं खड़ा हो गया। 15 मिनट से ज्यादा हो गया, लेकिन निकिता बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। उसे टेंशन होने लगी कि निकिता अब तक बाहर क्यों नहीं आई। एक औरत जो बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, उन्हें रोककर सिद्धार्थ ने कहा, अंदर मेरी मैचिंग पहने हुए एक लड़की है, क्या आप उसे बता सकती हैं कि जल्दी आने के लिए? उस औरत ने हाँ कहा और अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद वह बाहर आई और बोली, एक्सक्यूज मी, जिनके बारे में आप कह रहे थे, ऐसे अंदर कोई नहीं है। ये सुनकर सिद्धार्थ की घबराहट और बढ़ गई।
ये लड़की अचानक जा कहाँ सकती है? नेक्स्ट पार्ट।